गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम ओम के नियम का अध्ययन करने वाले हैं। ओम के नियम का अध्ययन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि किसी परिपथ के वो मुख्य घटक क्या हैं जो एक विद्युत परिपथ को बनाते हैं। तो देखिए, किसी परिपथ में मुख्य जो घटक होते हैं वो एक बैटरी हो सकती है, यहाँ पर आप एक सेल भी ले सकते हैं। एक कुंजी होती है जिसे हम की कहते हैं। एक बल्ब हो सकता है। आप मान लीजिए एक टॉर्च का मैंने यहाँ पर विद्युत परिपथ बनाया है। जैसे ही हम यहाँ से की को ऑन करते हैं, उसके बाद ये बल्ब जलने लगता है, यहाँ पर लाइट आ जाती है। तो सर्वप्रथम ये समझते हैं कि जब ये कुंजी हम ऑन करते हैं यानी की को ऑन करते हैं तो क्या होता होगा। जो ये बैटरी होती है, इस बैटरी में एक धन सिरा है, एक ऋण सिरा है। इसके धन सिरे के विभव को हम कहते हैं ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है। यानी कि किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा है वो केवल तभी बहती है जब उस परिपथ के एक सिरे को उच्च विभव से जोड़ा गया हो और दूसरे सिरे को, ये दूसरा सिरा है, उसे निम्न विभव से जोड़ा गया हो। तो जब भी किसी वैद्युत परिपथ की बात की जाती है तो वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए सबसे मुख्य कारण जो है वो यह है कि उसके दो सिरों के मध्य एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि एक सिरा उच्च विभव पर होना चाहिए और दूसरा सिरा निम्न विभव पर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में फ्लो करता है वो किसके कारण करता है? वो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो जो ओम का नियम है उसमें एक रिलेशन बताया गया है जिसमें वैद्युत धारा और विभवांतर किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं उसके बारे में संबंध बताया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन को दिखाने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पर एक टैंक की स्थिति देखिए। पहले इसको हॉरिजॉन्टल से 2 मीटर की हाइट पे रखा गया है, दूसरी स्थिति में 4 मीटर पर है और तीसरी स्थिति में लगभग ये 6 मीटर पर है। आप खुद देख सकते हैं जो ये कनेक्टिंग पाइप लगे हुए हैं, अगर हम इसे खोलेंगे, फिर इसे खोलेंगे और फिर इसे खोलेंगे और तीनों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इस वाले पाइप में जो फोर्स होगा यानी कि जो वाटर यहाँ से आ रहा है उस वाटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसमें उसके बाद और इसमें सबसे कम होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो हाइट है उस हाइट के कारण जो वाटर का फ्लो है वह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हाइट के कारण क्या हुआ। जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जो वाटर यहाँ पर स्टोर है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी या उसे हम विभव भी कह सकते हैं, जो पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो जब ये वाटर इससे फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि हमें ये समझ में आ जाता है कि उच्च विभव के कारण जो वाटर का फ्लो है वो अधिक है, तो यहाँ भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई हो यानी कि जो विभवांतर है वो उच्च हो तो किसी भी सर्किट में जो विद्युत धारा है वह भी तेजी के साथ फ्लो करेगी। यानी कि इन दोनों में जो संबंध हो रहा है, यदि विभव कम है तो विद्युत धारा भी कम फ्लो करेगी, यदि विभव अधिक है तो विद्युत धारा भी अधिक फ्लो करेगी। तो ओम के नियम को समझने के लिए आइए इस परिपथ को देखते हैं। मान लीजिए यह बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान ई है। इसके कारण इस परिपथ में आई धारा फ्लो हो रही है जो कि पूरे परिपथ के लिए आई रहने वाली है, यानी कि आप जहां भी देखेंगे ये धारा आई रहेगी। अब मान लीजिए जो ये बल्ब है इसके दो सिरे हैं, पहला सिरा ए है, दूसरा बी है। इन सिरों के बीच जो विभवांतर है वह भी है। अब इन सिरों के बीच विभवांतर भी है, लेकिन धारा कितनी होगी? अगर हम इस बल्ब की बात करें तो इसमें भी आई धारा फ्लो होगी। तो ओम ने अपने नियम या स्टेटमेंट में यही कहा कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पर दो बिंदु ए और बी हैं, दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा, यहाँ पर कितनी धारा बह रही है? आई धारा। बहने वाली धारा
उन सिरों के मध्य विभवांतर, यानी कि विभवांतर कितना है, v है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे ये निकल के आया कि I इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू v, या इसी को हम v इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य बहने वाली धारा का मान, यानी I का मान, धारा का मान उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन इसमें कुछ भौतिक अवस्थाएं हैं जो स्थिर रहनी चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक अवस्थाओं को समझने के लिए आप यह समझ लीजिए, जब किसी चालक या परिपथ का तापमान बढ़ता है तो उसमें जो धारा बहती है उस धारा के मार्ग में रुकावट ज़्यादा हो जाती है, यानी कि धारा का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाता है, सही तरीके से फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पर जब हम ओम का नियम लगाते हैं तो हम कहते हैं भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें। बहुत सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी कि तार की जो मोटाई है या लंबाई है वो भी एक समय पर बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं तापमान को। तो हम जो अपना स्टेटमेंट है उसमें ये कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ या चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, इन्हीं दो सिरों के मध्य बहने वाली धारा का मान उनके बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। भौतिक विज्ञान में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है, जिसे हम यहाँ पर आर यूज करते हैं। जो कांस्टेंट है या नियतांक है उसके कॉन्सेप्ट को आप ये समझ लीजिए कि जब दो भौतिक राशियाँ एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो उनका जो रिलेशन है उसको संबंधित करने के लिए जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर भौतिक अवस्था से तात्पर्य ये है कि जिस चालक से ये फ्लो कर रही हैं वो चालक कितना अवरोध उत्पन्न करता है या किस तरीके से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, ये तमाम कंडीशंस को निरूपित करने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे यहाँ पर हम आर कह रहे हैं। इसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो यदि हम इस रिलेशन को आगे देखें तो यहाँ पर R इज इक्वल्स टू V अपॉन I प्राप्त होता है। तो जो R एक नियतांक था, इस नियतांक को हम प्रतिरोध या इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब हमारा जो डिस्कस होगा वो रेजिस्टेंस के बारे में होगा और फिर हम ओम के नियम पर वापस लौट कर आएंगे। मान लीजिए ये एक चालक है, चालक यहाँ धन सिरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे इस धन सिरे की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस धन सिरे की ओर जाते हैं तो ये आपस में भी टकराते रहते हैं और साथ ही जो धन आयन होते हैं या परमाणु होते हैं उनसे भी टकराते हैं, जिसके कारण इनकी जो स्वतंत्र गति होती है वह अवरुद्ध हो जाती है। तो आप यूं समझ लीजिए कि इनको जिस स्पीड से जाना चाहिए था उस स्पीड से ये नहीं जा पाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह किसी क्षण इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन या कितने आवेश प्रति सेकंड पास होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यदि चालक के अंदर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश बाहर निकलेगी उसकी दर कम हो जाएगी। तो यही वो फैक्टर है जो कि एक चालक के अंदर अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि चालकों का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। बहुत सिंपल है, आप एक रास्ते पे चलना चाहते हैं, अगर वह रास्ता एकदम सही है यानी कि उसमें कीचड़ नहीं है या ऊबड़ खाबड़ नहीं है, एकदम स्मूथ रास्ता है, बिल्कुल शानदार रास्ता है, तो आप बहुत अच्छी स्पीड में उसमें जा सकते हैं। लेकिन उसी रास्ते में यदि कंकड़ पत्थर है, ऊबड़ खाबड़ है या कीचड़ है तो आपकी जो गति है वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाएगी, आप बहुत अच्छी स्पीड में उसमें नहीं जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक चालक के अंदर यदि अवरोध अधिक है तो जो विद्युत धारा का मान होता है वह कम फ्लो होता है। तो इस अवरोध को हम एक भौतिक राशि कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध का नाम देते हैं।
तो कुल मिलाकर जो प्रतिरोध होता है वह किसी चालक का वह गुण है जो कि वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। गणितीय रूप में जो R का मान है वह R इज इक्वल्स टू V अपॉन I है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक चालक का जब हम अध्ययन करेंगे, एक प्रैक्टिकली हम नॉलेज लेंगे, तब तो हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें विभवांतर और I ज्ञात हो और हमें R ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के प्रतिरोध की एक और परिभाषा हम बना सकते हैं, किसी चालक के दो सिरों के मध्य विभवांतर। यहाँ देखिए, यहाँ से हमने परिभाषा बनाई थी, किसी परिपथ के दो सिरों के मध्य विभवांतर तथा उन सिरों के मध्य बहने वाली धारा के अनुपात को, यानी कि अनुपात कितना होगा, अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में आप ये समझ लीजिए, यदि V अपॉन I का मान 1 आ जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि अवरोध बिल्कुल भी नहीं है। वह कंडक्टर जो है पूरी विद्युत धारा को आगे प्रवाहित होने दे रहा है। जब भी हम किसी नई भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम उसकी परिभाषा बनाते हैं, उसके पश्चात उसका सूत्र, तो सूत्र R इज इक्वल्स टू V अपॉन I हो गया, और तीसरा जो काम करना होता है वह है उसका मात्रक। तो R का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, V का मात्रक अपॉन I का मात्रक। जो V का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर R का मात्रक हुआ, इसको हम ओम कहते हैं। ओम एक ग्रीक लेटर है जिसे इस तरीके से दिखाया जाता है, तो ओम इज इक्वल्स टू वोल्ट पर एम्पियर। यहाँ पर यदि हमें 1 ओम की डेफिनेशन देनी है तो हम यहाँ इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, पहले भी मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखा चुका हूँ। तो फिर से देखिए, यहाँ हमने परिभाषा बनाई थी। देखिए किस तरीके से इसकी परिभाषा बनाई जाती है कि किसी परिपथ के दो सिरों के मध्य यदि 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो उन दो सिरों के मध्य प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी परिभाषा भी बना ली है। आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे प्रतिरोध से रिलेटेड हैं। आज हम ओम के नियम से रिलेटेड और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें संबंध प्राप्त हुआ था V इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू I, इस रिलेशन के द्वारा और भी चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये देखते हैं, जब भी कोई दो भौतिक राशियों में डायरेक्ट रिलेशन हो, यानी कि अनुक्रमानुपाती का रिलेशन हो, और हमें एक ग्राफ प्लॉट करना हो, तो उन दो भौतिक राशियों में हमेशा जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, नहीं तो आप हर बार जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हर टॉपिक में आप रट्टा मार के आगे बढ़ेंगे। इस रिलेशन में स्ट्रेट लाइन मिला, दूसरे रिलेशन में भी स्ट्रेट लाइन मिला, और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन आता क्यों है। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रख लें, जब भी दो भौतिक राशियों में अनुक्रमानुपाती या डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब भी आप उनका ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यदि एक्स एक्सिस पर हम V को दिखाते हैं जो कि वोल्ट में होगा, और वाई एक्सिस पे हम I को दिखाते जो एम्पियर में होगा, तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि V वर्सेस I एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगा। V और I के ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए इस सर्किट में इन दो बिंदुओं के बीच एक वोल्ट मीटर V जोड़ दिया गया और सीरीज में यहाँ पर अमीटर जोड़ दिया गया। अब मान लीजिए जब हमने मेजरमेंट देखा कि यहाँ पर 2 वोल्ट का विभवांतर है, तो इसमें जो धारा है वह 1 एम्पियर की है, जिसे हमने ग्राफ में यहाँ दिखा दिया है, 2 वोल्ट वर्सेस 1 एम्पियर। फिर यहाँ पर जो विभवांतर था वो 4 वोल्ट हो गया है, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो धारा है उसका मान 2 एम्पियर हो चुका है। फिर हमने आगे इसको और बढ़ा के 6 वोल्ट किया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो धारा का मान है वह 3 एम्पियर हो गया है। तो इस तरीके से ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इन दोनों का अगर हम रेशियो देखें, यानी V अपॉन I देखते हैं, यहाँ पर V अपॉन I का मान 2/1 यानी 2 आया, यहाँ पर 4/2 यानी यहाँ भी 2 आया, और यहाँ पर 6/3 यानी यहाँ पर भी 2 आया। तो हम देखते हैं पूरे ग्राफ में जो
V अपॉन I का मान है वह 2 हमें प्राप्त हुआ। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I था, तो अर्थात यहाँ पर V अपॉन I 2 है, तो R का मान 2 ओम हुआ। तो इस तरीके से हम और भी विभव के मानों के लिए I का मान ज्ञात करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। किसी परिपथ में विभवांतर और I में जो रिलेशन होता है, यदि विभव का मान कम हो तो धारा का मान भी कम होगा। तो जो ग्राफ होता है यानी कि V वर्सेस I जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वह एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हम किसी परिपथ में उच्च विभव की बात करते हैं, इस एक्सिस पे मैंने विभव दिखाया हुआ है, जैसे जैसे विभव का मान बढ़ रहा है, पहले देखिए यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बाद में विभव के मान बढ़ने के साथ यह लीनियर नहीं रहता, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, बल्कि मुड़ जाता है। तो उच्च विभव के कारण जो कंडक्टर है उसमें टेम्परेचर में वृद्धि होने लग जाती है और उसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जो अंदर टक्करें होती हैं यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी आपस की टक्कर बढ़ जाती है, तो यहाँ पर जो धारा का मान है वह कम हो जाता है। उच्च विभव पर कहीं ना कहीं ओम के नियम का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही किसी कंडक्टर में किस तरीके से जो V और I का ग्राफ है वो आता है, यहाँ एक फॉरवर्ड बाइस होता है, एक रिवर्स बाइस होता है, अग्र बाइशन और पश्च बाइशन। इसमें V दिखाया गया है, V की पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ पर जो करंट बनता है वह मिली एम्पियर में बनता है, यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती है। तो इस तरीके से फॉरवर्ड बाइस का जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलता है और रिवर्स का इस तरीके से। इसका हम विस्तृत अध्ययन जब हम सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। आज के वीडियो में हमने ओम के नियम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम इससे रिलेटेड विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं और प्रतिरोध से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे।